गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में एमओटी थ्योरी को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो दो वैज्ञानिक थे, एक हुंड और दूसरा मूलिकन। ये हुंड और मूलिकन नामक वैज्ञानिक जो थे, उन दोनों वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। इस थ्योरी के अगर मेन पोस्टुलेट्स की अगर बात करें, मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, उन मेन पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग पहला बिंदु है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट भी हो सकते हैं, फुलफिल्ड भी हो सकते हैं और हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा। तो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये समस्त प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अब देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? आपने पढ़ा ये एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन इसके अंदर भी जो समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं वो आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये मिलके किसका निर्माण करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर H2 का अगर फॉर्मेशन होता है तो पहले हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलकर कितने? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट बिंदु ये कि अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या कैसी होती है? समान होती है। मींस यू कह सकते हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। अगर आपस में चार ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? चार ही बनेंगे। जो अपन नेक्स्ट अपन डायग्राम पढ़ेंगे, उस डायग्राम के अंदर पूरा ये विस्तार से आएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जिसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस प्रकार से टू टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको BMO लिख सकते हैं।
और इसको ABMO के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इसके अतिरिक्त इस थ्योरी की और क्या क्या कंसेप्ट है, अगर पॉइंट नंबर 5 देखें तो पॉइंट नंबर 5 क्या है? ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होता है, इलेक्ट्रॉनों को जो फिल किया जाता है वो जिस प्रकार से अपन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, कौन कौन से रूल को फॉलो करते हुए? ऑफ बाउ रूल, इस ऑफ-बो रूल को फॉलो करते हुए मीन्स यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है, कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उसको भरा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों को जो फिल किया जाता है वो है पाउली एक्सक्लूजन लॉ को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ते हैं और दोनों कैसे बढ़ते हैं? ऑपोजिट स्पाइन वाले बढ़ते हैं। और एक है हुंड मल्टीप्लिसिटी लॉ, हुंड की बहुलता का नियम, मतलब इलेक्ट्रॉनों को जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं तो तब तक इलेक्ट्रॉनों की युग्मन नहीं होता है, पेयरिंग नहीं होती है, जब तक कि प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। जैसे कि सपोज 3 ऑर्बिटल है जिसमें तीनों की एनर्जी कैसी है? सेम। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा और चौथे से क्या होगी? वापस ये रिपीटिंग होगी। तो इस प्रकार से इन 3 नियमों को फॉलो करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है इस रूल को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बिंदु है वो नेक्स्ट बिंदु है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करते हैं? BMO में एंटर करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? BMO में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उस कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों को किसमें भरा जाए? ABMO में भरा जाए तो ABMO में इलेक्ट्रॉन फिल करने पर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा और जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसके अलावा 7वां बिंदु है कि ये जो जैसे कि सपोज एक ये मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तब 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये यहां बनेगा, एक यहां, एक को कहते हैं BMO और एक को कहते हैं ABMO। तो जो BMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इसकी जो एनर्जी होती है वो लो कम होती है और इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। और अपने को पता ही है कि
अगर एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी लो होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से सातवां बिंदु है कि बीएमओ की जो ऊर्जा है वो कम होती है और ईबीएमओ की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। बट टोटल जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी इन दोनों की कुल एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब एनर्जी में एक की एनर्जी बढ़ती है दूसरे की घटती है, लेकिन कुल ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा आठवां बिंदु देखें तो नेक्स्ट बिंदु है कि इसमें और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों में जो अंतर है, डिफरेंस होता है, उसको बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल NB माइनस NA/2। बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट किया जाता है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, डिफरेंस ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसका जो हाफ है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब देखो जैसे कि सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। और ऐसी स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए याद करोगे तो 1 - 0/2 इज इक्वल 1/2। ये इस प्रकार से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बताता है कि उसकी स्टेबिलिटी में क्या परिवर्तन आता है। नफा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, 1/, बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अधिक होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अधिक होगी। अगर बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी अधिक होगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा तो स्टेबिलिटी भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा ही अपन बता सकते हैं कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम है, बॉन्ड की ऊर्जा वो ज्यादा है या कम है। जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल 1 है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। किसी की बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मीन्स उसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। किसी की बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक H2 की बात करते हैं, एक O2 की बात करते हैं, एक N2 की बात करते हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है H2 में 1 होता है, O2 में 2 होता है, N2 में 3 होता है। इसलिए H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, O और O के बीच में डबल बॉन्ड है और N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इस प्रकार से जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर जो 10 है वो है कि जब एमओ डायग्राम बनाते हैं और एमओ डायग्राम बनाने पर यदि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो भी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, उसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और इसके ऑपोजिट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो तो फिर उसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक नेचर होगा। तो ये इस प्रकार से ये जितने भी कैरेक्टर है ये सभी किसके पोस्टुलेट्स है, इस एमओ की थ्योरी के पोस्टुलेट्स है। थैंक यू।